Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing cash flow statement. So previous lectures में हमने cash flow statement के problems को solve किया और I hope so अभी तक आपको चीज़ें clear हो गई होंगी कि operating activities, investing activities and financing activities के क्या क्या items हो सकते हैं और कैसे उनका हमें adjustment करना है. So in today's lecture, before starting with the problem or solving the full-fledged क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जिनको पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि ये आइटम्स आपके उस क्वेश्चन में आएंगे जिसमें कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है. दैट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पूरा एंड तक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और उस क्वेश्चन में ये आइटम्स यू विल कम अक्रॉस फ्रीक्वेंटली. तो सबसे पहला जो आइटम है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. नाउ पहले जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात आ रही है, मतलब कि डेप्रिसिएशन का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्वेश्चन में यूज हो रहा है, मींस जो भी एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रही है. क्लियर? तो अब देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो तरीके से क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. मैं दोनों ही आपको बताऊंगी सो दैट अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो जब हम कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? तो पहला पार्ट में क्वेश्चन में आपको मशीनरी दी है एंड 21 का बैलेंस दिया है, 22 का बैलेंस दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है 36,000 एंड 52,000. दैट मीन्स ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का. अब इस केस में अगर तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, सिंपल मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमने एसेट को परचेज किया है या सेल किया है. So now in this question, opening balance is 2,20,000 and closing is 3,75,000. That means यहाँ पे बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमने और मशीनरी को परचेज किया है. अगर ये बैलेंस 2,20,000 से यहाँ कम हो जाता 22 में, तो दैट मीन्स हमने उस मशीनरी का कुछ पार्ट या मशीनरी जो ओवरऑल मशीनरी थी हमने वो सेल ऑफ कर दी. तो परचेज एंड सेल तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो. क्लियर? बट क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है तो उसके लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका निकल के आएगा डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है. डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगेन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब आप कैलकुलेट करोगे नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा. और डेप्रिसिएशन का कहाँ एडजस्टमेंट होता है? जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, तो वहां पे हम कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को जब एड बैक करते हैं तो उसमें सबसे पहला आइटम डेप्रिसिएशन होता है. तो जो डेप्रिसिएशन वहां हमें एड बैक करना है वो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से कैलकुलेट होगा, मतलब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर और फॉर द ईयर. तो ओपनिंग बैलेंस देख लो इसका, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है. सो बाय बैलेंस बीडी ये लिख लेंगे हम, दिस इज 36,000 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस सीडी, दिस इज 52,000. क्लियर? अब हमें डिडक्ट करना है, बैलेंसिंग फिगर ढूंढना है, तो बैलेंसिंग फिगर ही हमारा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है. दिस इज 16,000. सो दिस इज बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर. अब समझ में आया कि ये जो डेप्रिसिएशन निकल के आया ये एडजस्टमेंट होगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में. ये वो वाला डेप्रिसिएशन है. क्लियर? तो इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बनाना जरूरी है. या तो क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है. सेकंड केस क्या हो सकता है? बी वाला केस देख लो. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, मशीनरी का बैलेंस दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दी.
अभी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दी तो यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, तो हमें बेसिकली मशीनरी का भी सेपरेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी सेपरेट अकाउंट बनाना है। Now here the extra information is during the year machinery costing 8 lakh on which accumulated depreciation was 3 lakh 20 was sold for 6 lakh 40। ठीक है, तो सबसे पहले accumulated depreciation का अकाउंट बना लो और साथ में हम एसेट अकाउंट भी बना लेते हैं। अब देखो साइमल्टेनियसली एंट्रीज कैसे होंगी ये ध्यान रखना है। पहले मशीनरी अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000, तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। ठीक, क्लोजिंग बैलेंस आ गया बाय बैलेंस सी डी 3,30,000, ये आ गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब लिखा है इट वॉज सोल्ड फॉर 6,40,000, तो बाय बैंक कर दो, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड शो करेंगे, परचेज डेबिट साइड शो करेंगे। तो 6,40,000 ये क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है, अब डेप्रिसिएशन ना देके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, तो ये भी यहाँ शो करेंगे क्योंकि दिया है हमें। हाउ मच, 3,20,000। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे हमने शो कर दिया। तो अब देखो जैसे ही हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई तो जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इसलिए मशीनरी अकाउंट में एक क्रेडिट साइड आ गया। और वैसे भी हमें पता है कि क्रेडिट साइड ही हम, चाहे वो एनुअल डेप्रिसिएशन हो या एक्यूमुलेटेड हो, हम उसको क्रेडिट साइड ही शो करते हैं। बट बिकॉज अब यहाँ जर्नल एंट्री है तो एक साइड तो कंप्लीट कर दी, दूसरी साइड कंप्लीट कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कर लो फिर इसको रिकॉर्ड करना। बाय बैलेंस बीडी कितना है, 5 लाख। ठीक है, और ये है टू बैलेंस सीडी, हाउ मच, 6 लाख। ठीक है ना, इतना तो क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दी है जो कि बनी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इसको लिख दो ट्रांसफर, क्योंकि ये फाइनली ये एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो ये है 3,20,000। अब देखो यहाँ पे एक, दो और ये तीन चीज पता चल गई, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से ये वाली चीज पता चलेगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जिसका एडजस्टमेंट कैश फ्लो में होना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 5 लाख, तो दिस इज 4,20,000। ठीक है ना, तो ये आ गया बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, जो भी लिखना हो यू कैन राइट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक, तो एक तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल के आ गया, ये जिसका एडजस्टमेंट आगे होना है। और यहाँ हमने एंट्रीज लिख ली हैं। अब क्योंकि यहाँ हमने एंट्रीज लिख ली हैं और ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है, ठीक है, तो अब एनुअल डेप्रिसिएशन तो यहाँ शो करेंगे नहीं, वो यहाँ, सॉरी, वो यहाँ से निकल गया। नाउ अब जो भी बैलेंस आएगा वो ऑब्वियसली अगर डेबिट आएगा तो वो होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसमें, अगर क्योंकि सेल्स ऑलरेडी दी है तो डेबिट साइड अगर जो बैलेंसिंग फिगर आया तो वो होगा परचेज ऑन या परचेज ऑफ मशीनरी। उससे पहले क्योंकि परचेज और सेल हो रहा है तो हमें गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी निकालनी है। तो ऑब्वियसली मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना था, 8 लाख। अब क्योंकि उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गया, सो 8 लाख पे 3,20,000 डेप्रिसिएशन है। तो अब फाइनली मशीनरी का कॉस्ट प्राइस कितना बनता है, यानी कि 4,80,000 की मशीनरी थी जो कि हमने बेची 6,40,000 में। तो ऑब्वियसली ये गेन था, तो 2 गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि गेन है तो डेबिट साइड आ गया, लॉस होता तो क्रेडिट साइड आता। हाउ मच, 1,60,000। ठीक है ना, अब हम निकाल सकते हैं, अब हमें सारी चीज पता हो गई। अब हमें सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकालना है। सो 6,40,000 प्लस 3,20,000
प्लस 3,30,000 minus 2,50,000 minus 1,60,000. So this is 8,80,000. 8,80,000 हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो ये बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आ गया तो परचेज होता है, तो बाय बैंक अकाउंट हम ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। अब देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हर एक आइटम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तो डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो गया। यहाँ से हमें पता है सेल हो रही है और परचेज हो रही है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले गए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो आई होप सो अब आपको ये सेल परचेज गेन और लॉस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर गेन आ रहा है तो अगेन ये भी एडजस्ट होगा। ये कहाँ एडजस्ट होगा, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वहां पे ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो एडजस्टमेंट होते हैं उसमें से लेस हो जाता है। वाई, बिकॉज गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होता तो एड बैक हो जाता। क्लियर? और ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यूज हुआ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये अगेन एडजस्ट हो गया। परचेज और सेल एडजस्ट होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और इससे जो निकला गेन और लॉस वो भी एडजस्ट हो गया। सो एवरीथिंग, ईच एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का किस टाइप का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। क्लियर? आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकेंड एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स करके दिया है और हमारा 21 में सपोज 2 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, 21 22, इसमें दिया है 38,000, इसमें दिया है 45,000। तो अब क्योंकि प्रोविजन ऑफ टैक्स और इनकम टैक्स पेड, ये भी हमें एडजस्टमेंट्स दो अलग अलग जगह शो करनी होती है। क्लियर? तो अब हम कौन सी एडजस्टमेंट्स को, कौन से अमाउंट को कंसिडर करेंगे, या प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो उसे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। क्लियर? देखो, जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता है, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मींस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट करना होता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वहां पे भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशंस निकल के आता है उसमें हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देन प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें दिखाते हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड ऑल। तो वहां पे जो प्रोविजन, जैसे मानो इसको लिख लेते हैं, जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं अगर, तो उसमें जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो अमाउंट हम दिखाते हैं वो होता है करेंट ईयर का। मतलब कि सपोज अब ये फाइनेंशियल ईयर है, क्लियर, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, इसको हम करेंगे 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, यानी कि हमारा ये करंट फाइनेंशियल ईयर है और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम 31 मार्च 2022 में शो करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में ही हम शो करते हैं कैश का मूवमेंट। नाउ हाउ यू विल इंटरप्रेट दिस फाइनेंशियल ईयर्स। क्लियर? या तो देखो सिंपली ऐसे याद कर लो कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है और यहाँ हमें दिखाना है, तो जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 22 है ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ले लो, तो जो 22 है उस जो 22 वाला अमाउंट है वो प्रोविजन वाला अमाउंट है। क्लियर? क्योंकि हमने अभी अब 22 में यानी कि 1 अप्रैल 22 में 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, ये हमारा प्रोविजन है टैक्सेशन का, जो अगले साल यानी कि 23 में 31 मार्च 23 में पे होगा। क्लियर? अभी ये प्रोविजन है और ये पिछले साल का टैक्स है जो हम इस साल आखिरी में यानी 31 मार्च 2021 में पे करेंगे, तो ये हो गया इनकम टैक्स पेड। या तो सिंपल अगर फाइनेंशियल ईयर्स की आपको क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जो करंट, जो आपको ये वाला ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, तो करंट ईयर का अमाउंट हो गया प्रोविजन फॉर
टैक्सेशन, क्योंकि ये अगले साल पे होगा। और प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट दिया है वो है इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पेड हमें कहाँ दिखाना होता है? इनकम टैक्स पेड जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना, उसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस बताते हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वो जो अमाउंट निकल के आता है उसमें हम फाइनली लेस इनकम टैक्स पेड शो करते हैं। क्लियर? तो जो इनकम टैक्स पेड वाला अमाउंट होता है वो ये होता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स है जो कि इस साल के आखिरी में पे होगा, मतलब कि ये पे होगा 31 मार्च 21 में। तो ये हो गया इनकम टैक्स पेड। अब समझ में आया? ये लॉजिक है, लॉजिक वाइज याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स इस साल के आखिरी में यानी 31 मार्च 21 में पे हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा जहां हमें इनकम टैक्स पेड लेस करना होता है। और ये वाला जो अमाउंट है, क्योंकि ये अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो कि अगले साल 31 मार्च 23 में पे होगा, दैट इज वाई ये अभी इस साल हमने इसको एज अ प्रोविजन मेंटेन किया है, क्योंकि अब हमें 23 में पे करना है 31 मार्च। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो प्रोविजन फॉर टैक्स का कैलकुलेशन होता है उसमें तो आएगा 45,000, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपकी फिगर आती है, उसमें जो फिगर आती है वहां से हम लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड। तो वो जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो है 38,000। अब समझ में आया? आई होप सो। अब आपको ये एडजस्टमेंट बहुत क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इनकम टैक्स पेड वाला एडजस्टमेंट है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ये क्वेश्चन में पूछते ही पूछते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि दो फिगर्स अगर दी हैं और सामने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है तो हमें उन फिगर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है। जो प्रीवियस ईयर का फिगर होगा वो इनकम टैक्स पे होगा, क्योंकि इस ईयर में हम 31 मार्च 21 में पे कर रहे हैं, और जो 22 में हमने प्रोविजन क्रिएट किया होगा वो नेक्स्ट ईयर का इनकम टैक्स है, और मतलब नेक्स्ट ईयर जितना भी होगा वो आउट ऑफ दिस प्रोविजन ही पे होगा, तो उसको हमें 31 मार्च 23 में पे करना है। दैट इज वाई इट इज अ प्रोविजन एंड इट विल बी एडेड बैक इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रपोज डिविडेंड्स। अब देखो क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड्स दो तरीके के होते हैं, या एक तो एक जगह लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, और एक होता है प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर। तो एक होगा प्रीवियस ईयर और दूसरा दिया होगा करेंट ईयर। अब दोनों का एडजस्टमेंट कैसे करना है कैश फ्लो में, ये समझो। प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर ये प्रपोज हो चुके हैं, इस ईयर एजीएम में, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग में, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इस ईयर उसे डिक्लेयर करते हैं। तो क्योंकि इस ईयर डिक्लेयर कर रहे हैं इसलिए प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर्स कैश फ्लो में इंक्लूड होगा, ठीक है। हालांकि वो प्रीवियस ईयर के हैं लेकिन इस ईयर डिक्लेयर होके इस ईयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए शेयर होल्डर्स को, ठीक। तो जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, सपोज मान लो 40,000 दिया है क्वेश्चन में, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है तो इसका एडजस्टमेंट कैश फ्लो में इंक्लूड होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर कहाँ का एडजस्ट होता है। फॉर्मेट अगर बाय हार्ट याद है तो बार बार इन चीजों की एडजस्टमेंट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। So that is why I told you before solving cash flow statements, just revise and just learn the format, ताकि जब हम ये questions को solve करें तो you don't have to turn pages, ठीक है ना। तो पहले format याद करो और उसके बाद आपको ऑलरेडी पता होगा कि अब इस ये प्रपोज, जैसे यहाँ पे हमें प्रोविजन ये टैक्सेशन का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आता है ये हमें याद है, ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर आता है तो इट विल बी इंक्लूडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा।
दूसरा होता है प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर। अब क्योंकि प्रपोज डिविडेंड्स हैं, करंट ईयर में प्रपोज हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर में ही डिक्लेयर होंगे और डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अभी इनका कुछ भी नहीं होना। बट क्योंकि करंट ईयर है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि करंट ईयर दिया है तो हमें इस साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन्हें इंक्लूड करना है। तो जितने भी डिविडेंड्स होंगे वो करंट ईयर में करंट ईयर के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। बिकॉज proposed dividend for current year does not result in any cash outflow और cash inflow, ठीक है। मतलब इनसे रिलेटेड कैश मूवमेंट कुछ भी नहीं होता, तो करंट ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये हम इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर का जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तब उसमें आएंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर के में क्या हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। और जो भी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होगा वो इस ईयर का डिविडेंड्स डिक्लेयर हो गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, कैश इनफ्लो हुआ होगा, कैश आउटफ्लो होगा, वट एवर इज द केस। सो वी विल इंक्लूड 40,000 इन करेंट ईयर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट वी विल एक्सक्लूड 30,000 फ्रॉम करेंट ईयर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन में पूछते ही पूछते हैं, टैक्सेशन पूछ लेंगे, प्रपोज डिविडेंड पूछ लेंगे, ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक। और लास्ट एक एडजस्टमेंट है interim dividend। अब interim dividends by the name you can understand, जो dividends कंपनी फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिक्लेयर कर दे। वैसे डिविडेंड्स हमेशा फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में ही डिक्लेयर होते हैं, बट कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, डिविडेंड्स को मिड टर्म में ही डिक्लेयर कर देती हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए, क्यों, वाई, बिकॉज कंपनी शायद बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, उसके पास बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ गए हैं, सो एज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ये डिविडेंड्स को मिड टर्म में डिक्लेयर कर देते हैं। सो दोज डिविडेंड्स आर नोन एज इंटरिम डिविडेंड। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स दिए हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हैं साथ में, क्लियर, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड्स डिक्लेयर करे, इंटरिम डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड ऑन equity shares. Now suppose an additional information is given, that is interim dividends is declared on equity shares, सिर्फ इतना ही दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, interim dividends on equity shares का अमाउंट दे दिया, ठीक, या कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया, भाई इक्विटी शेयर्स के आगे उन्होंने डिविडेंड रेट दे दिया सपोज 7% और यहाँ दिया है सपोज 8%, या उनने डायरेक्टली इंटरिम डिविडेंड की अमाउंट ही दे दी। तो आपको तो ये तो पता चल गया कि भाई इंटरिम डिविडेंड शेयर्स पे डिक्लेयर हुआ है, उसे हमें कहाँ पे एडजस्ट करना है, शो करना है, वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर उनने इंटरिम डिविडेंड्स प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं कुछ इंफॉर्मेशन दी है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ ये नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि इंटरिम डिविडेंड्स आर आल्सो डिक्लेयर्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और उसका भी एडजस्टमेंट साथ साथ में इसके करना है। अगर तो दोनों का स्पेसिफिकली दिया है, वेल एंड गुड, कि भाई इंटरिम डिविडेंड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिए। लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं हुए हैं, सॉरी, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ इंटरिम डिविडेंड्स ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स करके ही दिया है, सो इट इज अंडरस्टूड कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले इंटरिम डिविडेंड मिला होगा, उसके बाद ही डिविडेंड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले होंगे। तो इंटरिम डिविडेंड्स प्रेफरेंस शेयर्स पे भी कैलकुलेट होगा और इक्विटी शेयर्स पे तो दिया ही है। इसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे सकते हैं इंटरिम डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स दिया है तो आपने इंक्लूड कर लिया कि प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरिम डिविडेंड है, बट क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड मिला है, दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिला होगा, लेकिन बाद में। तो अभी तक आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये दोनों शेयर्स के बीच में डिफरेंस पता होगा, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के दो राइट्स होते हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स की। जब डिविडेंड्स कंपनी डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, और दूसरी बात, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस केस में जब
डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड उन्हें देना होता है। क्लियर? फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे ना दें वो डिपेंड करता है। अगर सब कैपिटल को उन्होंने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको पे ऑफ कर दिया इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक, उसके बाद अगर कोई अमाउंट उनके पास बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मतलब उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर नॉट बाउंड कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया तो इक्विटी को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं विच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये ध्यान में देना पड़ेगा कि इंटरिम डिविडेंड्स किस शेयर्स पे डिक्लेयर हो रहे हैं और बैलेंस शीट में कौन से शेयर्स मेंशन्ड है। अगर इक्विटी शेयर्स ही मेंशन है नो प्रॉब्लम, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स मेंशन्ड है नो प्रॉब्लम। बट अगर ये दोनों शेयर्स हैं और किसी एक की ही इंफॉर्मेशन दी है, दैट मीन्स दोनों पे ही इंटरिम डिविडेंड आपको निकालना है एंड यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीन्स दोनों ही इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में होंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स थे, उनके एडजस्टमेंट्स हैं, उनका इंटरप्रिटेशन है कि कैसे ये आइटम्स को हमें इंटरप्रेट करना है, कौन से आइटम को कौन से फाइनेंशियल ईयर में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है या नहीं दिखाना है, किस तरीके से हमें इनको एडजस्ट करना है। आई हैव टोल्ड यू अपार्ट फ्रॉम दीज 4 एडजस्टमेंट्स अगर और कोई एडजस्टमेंट हमारे सामने आती है while we are calculating a question, that also we will discuss. So hopefully in the upcoming लेक्चर हम एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कैश फ्लो का डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों के अमाउंट निकाल के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना है। सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।